अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी और यूपी एसटीएफ की जांच में छांगुर की विदेशी फंडिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्तियों के कारोबार का खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में सामने आया है कि छांगुर और उसके करीबी रोहरा दंपत्ति ने पनामा में कई शेल कंपनियां बनाई और इसमें करोड़ों का अवैध निवेश किया था। ईडी ने बेनामी संपत्ति के कई दस्तावेज बरामद किए तो साथ ही छांगुर के पाकिस्तान से कनेक्शन होने के भी सबूत हाथ लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी भी साझा की है। तो देखिए, अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग की जा रही थी, इसको लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर लगातार ईडी की तरफ से जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रजनीश, लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर ईडी की तरफ से जांच प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। जाहिर है कि जब ईडी लगी हुई है तो ईडी का जो अपने काम करने का तरीका है राधा, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने खबर में बताया कि जाकिर नाइक का इन्वॉल्वमेंट इसमें, चूंकि वो भगोड़ा एक अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहता है, उस पर तमाम देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगा है। तो जिस तरीके से दावा करता था, जो खुद को पीर और फकीर बताता था, और उसमें कम से कम 500 करोड़ से अधिक फंडिंग हुई है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी 500 अर्थव्यवस्था के लिए 500 करोड़ की फंडिंग बहुत बड़े मतलब रखता है। और जिस तरीके से इसमें भूमिका पीएफआई, सिमी, तमाम ऐसे संगठन के नाम आ रहे हैं। राधा, याद होगा कि जब एनआरसी सीए को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, खासकर हम लखनऊ का जिक्र कर लेते हैं, महीनों आंदोलन चला, तो उसमें यही आरोप था कि पीएफआई उसको फंडिंग कर रही है। आईबी की रिपोर्ट थी, यहाँ की एलआईयू की रिपोर्ट थी। और जिस तरीके से ईडी धीरे धीरे जो उसका हाथ, ईडी का कानून का हाथ गर्दन तक पहुंच रही है। अभी तो छोटा खुलासा है, अभी देखिए कि इस खेल के खिलाड़ी कितने, उनकी संख्या कितनी होती है। दावा किया जा रहा है कि कोई बच नहीं पाएगा, बस वक्त का थोड़ा सा इंतजार है, इंतजार कर लेते हैं। केवल ये खिलाड़ी था, अभी कैप्टन को पकड़ना जरूरी है, जो खेल का मास्टरमाइंड है। क्योंकि अगर इस तरीके से गवर्न हो रहा था कि इसमें केवल एक का खेल के खिलाड़ी होने से संभव नहीं था, इसमें तमाम वो लोग होंगे जिनके चेहरे पे नकाब लगा हुआ है। थोड़ा सा राधा इंतजार कर लेते हैं, रोज नया बड़ा खुलासा होगा। बिल्कुल रजनीश, देखिए एक एक करके बड़े बड़े खुलासे तो हो ही रहे हैं। अब देखिए विदेशों से किस तरीके से फंडिंग की जा रही है, इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या समझे, क्योंकि लगातार देखते हैं जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है, कोई साजिश होती है, तो इसके पीछे विदेशों से फंड किया जाता है और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बदलाव विदेशी जो मेहमान कह लीजिए, जो चाहते हैं कि भारत में देखने को मिले, और इसके पीछे एक उनकी बड़ी रणनीति भी देखने को मिलती है। राधा, वो विदेशी मेहमान नहीं हो सकते, वो देश विरोधी गतिविधियों में वही लोग संलिप्त है जो भारत के अहित हमेशा से चाहते रहे। उसमें उस देश का नाम भी आ गया था, पाकिस्तान की फंडिंग के कनेक्शन आया था, तुर्की का आया था, वो तुर्की जिसका ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरजमी पे किया। तो बताने वाली आप कुछ रह नहीं जाता है तो उनकी मंशा क्या है। जिस तरीके से धर्म परिवर्तन के अलावा, चूंकि हमारा हिंदुस्तान के एक आर्टिकल है 25, वो जरूर कहता है कि अगर लोग धर्म बदलना चाहते हैं तो स्वेच्छा से बदल ले, लेकिन कोई प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। इसमें तो आरोप लोग लगा रहे हैं कि प्रेशर बनाता था, ब्लैकमेल करता था, पुलिस की धमकी देता था, प्रलोभन देता था, तमाम ऐसे इस पे आरोप है जो कानूनी शिकंजे के फंदे में फंस चुका है। लेकिन चूंकि ईडी की एंट्री हो गई है, जो दावा किया जा रहा था कि 500 करोड़ से अधिक की फंडिंग है, तो केवल हिंदुस्तान के सरजमी को इसमें यूज नहीं किया गया होगा। ईडी तभी आती है जब विदेश की फंडिंग की बात आती है, तो इसमें तमाम वो देश है जो हिंदुस्तान के खिलाफ समय समय पर एक साजिश करते रहे हैं, तो उस भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। राधा, बिल्कुल रजनीश, आपने सही कहा, और पहले भी इस तरीके से कई बार देखा गया है कि किस तरीके से भारत विरोधी साजिशें रची गई हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया रजनीश।